हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शिक्षण का 5वां टॉपिक। इसका शीर्षक है विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। यानी विविध प्रकार की जो कक्षाएं होती हैं उसे में हमें हिंदी शिक्षण करते समय कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वे वीडियो जो है आपके सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि जहाँ भी हिंदी शिक्षण के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए उपयोगी है। और देखा जाए तो ये आप कहीं भी अगर हिंदी विषय से इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो कक्षा स्थिति प्रस्तुत की जाती है, जहाँ पे समस्याएं कोई दिखाई जाती हैं, उसका उत्तर देने के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। विद्यालय की विविध कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अलग अलग वैयक्तिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भाषा शिक्षण संबंधी कुछ चुनौतियाँ सम्मुख आती हैं। इससे संबंधित जो कुछ चुनौतियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। पहली है क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। यहाँ पर ये भारत नहीं रहेगा। हम देखें तो भारत देश में क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। भारत जो है देखिए एक विशाल देश है और जितना ये विशाल है उतनी ही विविधताओं से भरा है। यानी विभिन्न प्रकार के आपको लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और सैकड़ों यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत एक प्रमुख चुनौती है। इसके कारण बच्चे जो हैं वो भाषा से संबंधित शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके वाचन में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पाया जाता है। तो ये भी एक चुनौती है कि जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका भी छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। भाषा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं या गतिविधियां होती हैं उसमें भाषा का ही प्रयोग होता है। इसलिए भाषा शिक्षण में बच्चों को हम सामाजिक आधार पर सुदृढ़ कर पाएँ, ये भी एक चुनौती है। क्योंकि यदि बच्चों का सामाजिक आधार जो है सुदृढ़ नहीं बना पाए हम, तो बच्चे कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। फिर है बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। जैसे सामाजिक आधार का अपना एक अलग महत्व है, वैसे ही सांस्कृतिक आधार का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि जो भाषा का परिष्कृत रूप है वो संस्कृति पर आधारित होता है और किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृति पर निर्भर करती है। संस्कृति का विकास कहें या उसका पतन कहें, उसकी भाषा के विकास और पतन से ही संबंधित होता है। इसलिए हम देखें जो वास्तव में भाषा है वो संस्कृति का ही एक तत्व होती है, परंतु फिर भी भाषा संपूर्ण संस्कृति के आधार का आचरण होती है। इसीलिए बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर भी सुदृढ़ करना चाहिए, जो कि अगर विविध कक्षाएं हैं तो उसमें हमें चुनौतियाँ आएंगी, समस्याएं आएंगी, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं उनका सांस्कृतिक आधार भिन्न भिन्न होगा। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। संप्रेषण कौशल के लिए आवश्यक है कि जो बच्चे हैं वो भाषा के चारों कौशलों में निपुण हो, क्योंकि अगर हम बच्चे का संप्रेषण कौशल विकास नहीं करेंगे तो वो समाज में उतने अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएगा जितना शायद वो पहले कर सकता। जिस बच्चे की पकड़ भाषा में जितनी अच्छी होगी उसका संप्रेषण उतना ही प्रभावशाली होगा, और जिस बच्चे की पकड़ भाषा में कमज़ोर होगी उसका संप्रेषण उतना ही निम्न दर्जे का होगा, यानी कि कम होगा। इसलिए हमारे लिए चुनौती ही है कि हम बच्चे में संप्रेषण कौशल का विकास अच्छे से करें। इसी से संबंधित है अगला पॉइंट कि छात्रों में पढ़ने, सुनने, बोलने तथा लिखने के कौशलों का विकास कराने की चुनौती। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे को भाषा का ज्ञान होता है, बहुत अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन उसमें जो है पढ़ने में उच्चारण में गलती कर देता है, सुनने में कहा कुछ जाता है सुनता कुछ है, या बोलने में सही प्रकार से उच्चारण कर नहीं पाता है, और लिखने में दे तो वर्तनी में त्रुटियाँ कर देता है। इसलिए अलग अलग जो कक्षाएं, विविध कक्षाएं हैं, उसमें एक चुनौती यह भी है कि छात्रों को हम भाषा में प्रवीण और सिद्ध कर पाएँ। आज की ये भाषा शिक्षण की सबसे एक प्रमुख समस्या है। उसके बाद है संसाधनों के अभाव की चुनौती। क्योंकि देखिए जितने भी कक्षाएं हैं या जितने भी विद्यालय हैं, अलग अलग विद्यालयों में संसाधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो है सबसे बड़ा हम इसे चुनौती भी कह सकते हैं और अवरोध भी कह सकते हैं कि जो भाषा शिक्षण में संसाधनों का अभाव है वो उस शिक्षण में आने वाला एक प्रमुख अवरोध है। क्योंकि कई विद्यालयों के पास ऐसे संसाधनों की उपलब्धता नहीं है कि जिनका उपयोग हम अपने भाषा शिक्षण में करें और उसे अधिक रुचिपूर्ण बना सकें। फिर यहाँ पर देखेंगे एक चुनौती यह भी है कि उचित तथा योग्य अध्यापकों की कमी। भाषा शिक्षण में उचित तथा योग्य अध्यापकों की जो कमी है सबसे प्रमुख चुनौती हो जाती है, क्योंकि जो भाषा शिक्षण का पाठ्यक्रम होता है विविधताओं से भरा होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के आपको चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो देखने के लिए मिल जाएंगे, और अलग अलग प्रकार के प्रकरण भी देखने को मिलेंगे। हमारे देश में देखें तो भाषा में जो प्रवीण अध्यापक हैं उनका व्यापक रूप से
अभाव है। क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जो हिंदी के विद्यार्थी नहीं भी रहे हैं वो हिंदी के शिक्षक बने हैं आजकल। तो बताइए, जब उनके पास खुद जो है हिंदी का समुचित रूप से ज्ञान नहीं है तो बच्चों को वो कैसे पढ़ा पाएंगे। लेकिन अभाव के कारण ही उनको विद्यालयों में रख लिया जाता है, यानी कि जो बच्चा बीएससी किया उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा हुआ है वो भी हिंदी पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं जो कक्षा के वातावरण को और बच्चों के अधिगम को प्रभावित करती हैं। हालांकि ऐसा है, लेकिन मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ अपवाद होते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो 8वां पॉइंट है, भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। सबसे प्रमुख समस्या ये भी है कि जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा में रुचि जो है कम होती है। वो सोचते हैं कि इसको तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, वो सीखना नहीं चाहते। वह केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जो है हिंदी या फिर किसी भी भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं। तो इस वजह से इस भाषा के प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस कारण से भाषा शिक्षण का कार्य और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसका अधिगम करने के लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ में हम रुचि लें। क्योंकि ज़बरदस्ती हम उनको क्लास में तो बैठा सकते हैं, लेकिन उनको मन को बांध कर नहीं रख सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में भाषा का अधिगम करने के लिए, उसको सीखने के लिए उनके अंतर्गत रुचि पैदा हो। आइए अब हम देखते हैं कि बच्चों में भाषा संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं, त्रुटि हैं, विकार हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उनका हम किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका पाठन संबंधी कठिनाई। कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधी कठिनाई पाई जाती है, क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया होता है, इसलिए उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। अगला है उच्चारण संबंधी त्रुटियाँ। हम अगर भाषा के अंतर्गत देखें तो जितना महत्व व्याकरण का है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व जो है शुद्ध उच्चारण का है। शुद्ध उच्चारण जैसे क्रिया है, वाक्य है या व्याकरण से असम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है व्याकरण के नियमों को नहीं जानता है, लेकिन अगर वो कोई कहानी पढ़ रहा है तो उसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण करे तो भी आप उसके अर्थ को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए हमें कुछ विद्यार्थियों में उच्चारण संबंधी त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं। फिर है वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ। देखिए, आजकल बच्चों में जितनी ज़्यादा त्रुटियाँ पाई जा रही हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख त्रुटि यही है वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ। क्योंकि शुद्ध वर्तनी में अक्षरों को सुंदर और सुडौल रूप से लिखने के लिए शब्दों में जो निहित अक्षर हैं या वर्ण हैं, उनका सही क्रम में लिखना और शुद्ध रूप में लिखना बहुत ही आवश्यक है। भाषा शिक्षण के लिए देखें तो शुद्ध वर्तनी एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद है श्रवण संबंधी विकार। कुछ बालकों में ये विकार पाया जाता है और ऐसी स्थिति में छात्र जो हैं वो ठीक से सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं पाते हैं। फिर उनकी भाषा शिक्षण में उनकी जो रुचि है वो कम हो जाती है। इसीलिए अधिगम की प्रक्रिया में सुनना जो है एक महत्वपूर्ण कौशल है। पिछली वीडियो में हम इसे पढ़ भी चुके हैं। फिर है आपका दृष्टि संबंधी विकार। कुछ छात्र जो होते हैं उनमें हम दृष्टि से संबंधित विकार भी देखते हैं। ऐसी स्थिति में छात्र जब कक्षा में बैठे होते हैं तो वो ठीक से बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, देख पाते हैं। फिर उनकी प्रक्रियाओं का जो अधिग्रहण है वो भी सही से नहीं हो पाता है। इस कारण से वह भाषा शिक्षण के अंतर्गत ठीक से उच्चारण संबंधी भेदों को समझने में सफल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद आ गई आपकी व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ। अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ पाई जाती हैं, जिस कारण से उनका भाषा शिक्षण अनियमित और अस्थिर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर शब्द और वाक्य रचना के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान न हो तो हम शब्द और वाक्य रचना नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ बच्चों में देखने को मिलती हैं। ये तो हमने त्रुटियाँ देखी। अब आइए हम देखते हैं कि इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बालकों को अक्षर बोध कराना, यानी और उसके बाद है बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना कि कोई अक्षर जो है उसको हम किस प्रकार से सही रूप से लिखते हैं और उसका उच्चारण किस ध्वनि में सही से होता है। उन्हें संयुक्ताक्षर के बारे में बताना चाहिए, जैसे कि आपका छ त्र ज्ञ हो गया, या जो आपकी विक्षिप्त ध्वनि है, ये दो विक्षिप्त व्यंजन है ड़ और ढ, इनको हमें बच्चों से अवगत कराना चाहिए। विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण स्थान बताकर उसका अभ्यास कराना। देखिए, जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनके अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो ध्वनि है ये कहाँ से उच्चरित हो रही है या इसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कुछ ध्वनियाँ कंठ से उच्चरित होती हैं, कुछ तालु से, कुछ में दंत, कुछ में नासिका, कुछ में ओठ। ये सब अलग अलग इनका वर्गीकरण किया गया है, तो ये चीज़ें भी हमें बच्चों को बतानी चाहिए। फिर है बालकों को बलाघात का ज्ञान कराना। देखिए,
कहाँ पे हमें बल देकर बोलना है, किन शब्दों पे, और किन शब्दों पे हमें बल नहीं देना है, हमें कम बल देना है और कहाँ पे ज़्यादा देना है। इस बात को भी हमें बच्चों को बताना चाहिए। उसके बाद हम उन्हें अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के बारे में बता सकते हैं, यानी जिनको बोलते समय कम वायु बाहर निकले तो वहाँ पे हो जाएगा अल्प प्राण, और जहाँ ज़्यादा वायु निकले वहाँ महाप्राण। ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, जिससे कि उनका पठन कौशल बेहतर हो सके। छात्रों को लघु और दीर्घ अक्षरों से परिचित कराना। देखिए, जो जितने भी हम स्वर देखेंगे उसमें कुछ लघु हैं, कुछ दीर्घ हैं, तो हमें बच्चों को उनसे परिचित कराना चाहिए कि कौन सा वर्ण लघु के अंतर्गत आएगा और कौन सा दीर्घ के अंतर्गत आएगा। अनुनासिक और चंद्र बिंदु मुख्य रूप से हमें बताना चाहिए कि कहाँ पर हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए बलाघात अभी मैंने आपको बताया। फिर हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि स, श, श और ये जितने स लिखे हैं इनमें कौन सा अंतर है, ब और व में कौन सा अंतर है, री और री में कौन सा अंतर है, ड़ और न का कहाँ पे हमें इसका प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें इसका प्रयोग करना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि होता तो सुप्रभात है लेकिन बच्चे बोलते हैं सुप्रभात, तो यहाँ पे हमें इसका अंतर बताना ज़रूरी है। और हमें ये भी बताना चाहिए कि बलाघात के साथ ही हम अक्षरों का या शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करें, चाहे फिर हम पुस्तक पढ़ते हुए करें या अपने दैनिक जीवन में करें या आम बोलचाल में करें, जब भी करें तो बलाघात का प्रयोग ध्यान रखें। विराम चिन्ह, संबोधन, ये सारे हमें उन्हें बताने चाहिए कि कहाँ पे विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग होगा या कहाँ पे किस प्रकार का संबोधन होता है, और जहाँ संबोधन हो तो किस प्रकार का बल देते हुए उसे पढ़ना चाहिए। प्रश्नसूचक वाक्यों में अंतिम शब्द पर बल देकर पढ़ने का अभ्यास कराना, कि जितने भी प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं, जो भी अंतिम शब्द लिखा हुआ हो, हमें उस पर बल देकर पढ़ना चाहिए। सहज गति से पढ़ने का अभ्यास कराना। विचार एवं भावानुरूप वाचन की शिक्षा देना, कि जैसे मान लीजिए कोई वीर रस की कविता है तो उसको पढ़ते वक्त लगना चाहिए कि हाँ ये बालक जो है वीर रस में पाठ कर रहा है, या कोई करुण रस की कविता है तो उसे उसी रस के हिसाब से पढ़ना चाहिए, उसका वाचन करना चाहिए। पठित सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। दो गद्य या पद्य अंशों को पढ़कर उनकी तुलना करना। ये सारे जो कौशल हमें बच्चों में विकसित करने चाहिए, धीरे धीरे हमें जो है इनका ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। किसी अनुच्छेद की मात्रा, ध्वनि, विराम आदि का विश्लेषण कराना, यानी जैसे हमने उन्हें होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए कोई भी अनुच्छेद दे दिया लेकिन उसमें मात्रा, ध्वनि और विराम नहीं लगाएंगे, बल्कि हम कह देंगे कि वो घर से लगा कर आएँ, या कुछ उदाहरण के लिए हम क्लास में भी करवा सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम उन्हें बेहतर शिक्षा दे सकते हैं इन सारी चीज़ों की। फिर है आरोह अवरोहानुसार पढ़ने का अभ्यास कराना, गतिपूर्वक पढ़ने का अभ्यास कराना, मनोयोग ध्यान के साथ पढ़ने का अभ्यास कराना, गतिपूर्वक पढ़ाना, गद्य पद्य नाटक आदि अलग अलग ढंग से पढ़वाना, कि गद्य पढ़ने की अलग शैली है, पद्य पढ़ने की अलग शैली है, और नाटक, उपन्यास सभी को पढ़ने की अपनी अलग अलग शैलियाँ होती हैं। उसी प्रकार से हमें कक्षा में शिक्षण करवाना चाहिए ताकि बच्चे चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकें। फिर है किसी विचार को पढ़कर उस पर अपना विचार करना आदि, इस प्रकार के कई उद्देश्य हो जाते हैं। देखिए, तो ये लगभग 25 पॉइंट थे, या कह सकते हैं कि कुछ विचार थे जो कि बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयों को, त्रुटियों को और विकारों को दूर करने में सहायक है, जिनका प्रयोग हम अपनी कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं। और ये आपका हिंदी शिक्षण का 5वां टॉपिक था। अब इसके बाद हम अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे। अगला चैप्टर रहेगा आपका भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।